तो आप सभी माताओं एवं बहनों का आपके अपने चैनल स्टडी ओनली पर एक बार फिर से स्वागत है। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य की क्लास है, जो कि क्लास नंबर की बात करें तो क्लास नंबर ये 9 है। इसके अलावा जो बाकी 8 क्लासेस हैं वो हमारे द्वारा ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाल दी गई हैं। इसी के नीचे प्लेलिस्ट में आपको वो सारी क्लासेस भी मिल जाएंगी। और इसमें आपके सब्जेक्ट की बात करें तो 55 नंबर इस सब्जेक्ट से आपके इसमें क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो इसकी फुल तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है। जो कि क्वेश्चन रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं, जो कि 1000 MCQ का टारगेट रखा गया है। और इसके साथ ही एमसीक्यू के अलावा इसमें बाकी सभी ऑप्शनों को लेकर डिटेल में भी बताया जाता है। तो जो माताएं एवं बहनें हमारे चैनल पर नहीं है तो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस लाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिए गए, टीकों के प्रतिकूल प्रभाव क्या हैं। ये जो प्रभाव दिए गए हैं आपके ऑप्शन है बुखार आना, ऑप्शन बी है सिर दर्द, ऑप्शन सी है बेचैनी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। यानी कि जब टीका आपको लगाया जाता है तो उसके प्रतिकूल प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, सभी जो है। बुखार भी आ सकता है आपको टीका लगाने के बाद, जैसे कि कोविड टाइम में आपको पता होगा सबको, फीवर आया था, सिर दर्द भी हो सकता था, बेचैनी भी हो सकती थी। तो ये इसके प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दिया गया है कि पाश्चुरीकरण प्रक्रिया का प्रयोग क्या शुद्ध करने के लिए किया जाता है। जो पाश्चुरीकरण प्रक्रिया होती है उसका प्रयोग क्या शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इस तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, दूध को शुद्ध करने के लिए पाश्चुरीकरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। फिर इसमें आगे देख लेते हैं। ये देखिए पाश्चुरीकरण करने की प्रक्रिया होती है दूध को, ठीक है। फिर दूध के पाश्चुरीकरण के लिए लगभग 63 डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर की बात की जाए अगर डिग्री सेल्सियस में, तो 63 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में बात की जाए तो 145 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है, इतना तापमान आवश्यकता होती है। इतने तापमान की आवश्यकता होती है। 30 मिनट तक अगर कंटिन्यू इतने तापमान पर दूध को रखा जाता है तो दूध जो है पाश्चुरीकृत हो जाता है। ठीक है, फिर पाश्चुरीकरण प्रक्रिया की खोज किसने की थी। तो लुईस पाश्चर जो वैज्ञानिक है, इन्होंने पाश्चुरीकरण प्रक्रिया की खोज की थी। और जितने भी ये दूध आते हैं पैकेट वाले, अमूल हो गया, सांची हो गया, ये सारे दूध जो है पाश्चुरीकृत होते हैं। पाश्चुरीकरण से क्या होता है कि दूध के खराब होने का जो निर्धारित समय होता है उससे ज़्यादा टाइम तक रह सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है कि एक कैलोरी में डैश डैश जूल के बराबर होती है, यानी एक कैलोरी ऊर्जा जो है वो कितने जूल के बराबर होती है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4.180 जो है एक कैलोरी में 4.180 जूल के बराबर होती है। ठीक है, और अगर 4.2 दे दे तो भी ऑप्शन सही रहेगा। फिर इसमें आगे देख लेते हैं कि कैलोरी क्या है। तो 1 ग्राम जल की मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। उसके बाद 1 कैलोरी बराबर हमने आपको बता दिया कि 4.2 जूल होता है। कैलोरी की बात करें तो कैलोरी जो है वो ऊर्जा का मात्रक होता है, और जो ये जूल होती है, जूल जो होता है ये ऊर्जा एवं कार्य दोनों की इकाई होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है कि राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार भारत में शादीशुदा औरतों के लिए दंपत्ति हिंसा होती है। लगभग कितने परसेंट जो है दंपत्ति हिंसा होती है, यानी शादीशुदा में जो औरतों के प्रति होती है दंपत्ति हिंसा हिंसा वो कितनी होती है। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, 28.8% जो है दंपत्ति हिंसा होती है। फिर इसमें आगे बात करते हैं। भारत के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS की शुरुआत 1990 के दशक में की गई थी, और जिसमें 1992-93 में इसने पहला अपना FHS आयोजित किया था। इसी के माध्यम से यह रिपोर्ट तैयार की गई है। FHS का फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इसका फुल फॉर्म होता है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी को WHO ने दुनिया में से उन्मूलित घोषित कर दिया गया। इनमें से कौन सी बीमारी है जिसे WHO ने उन्मूलित घोषित कर दिया गया है पूरे विश्व से। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, स्मॉल पॉक्स जो है इसे WHO ने पूरी दुनिया से उन्मूलित घोषित कर दिया है। ठीक है, इसमें बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व भर के वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयासों के कारण 1971 में दक्षिण अमेरिका, ये देखिए इधर दक्षिण अमेरिका हो गया, 1971 में दक्षिण अमेरिका को, और फिर 1975 में एशिया को, ये ना एशिया हो गया, एशिया के अंतर्गत भारत आता है, ये आप सभी को पता होगा। 1975 में एशिया को और 1977 में अफ्रीका को चेचक से उन्मूलित कर दिया गया है। ठीक है, ये आपका WHO का जो है लोगो ये दिख रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया गया है कि भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ है। भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, नई दिल्ली में भारत WHO का मुख्यालय भारत में स्थित है। ठीक है, फिर इसमें आगे देख लेते हैं। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय दिल्ली में है, और WHO का दक्षिण पूर्व एशियन जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो भी यहीं नई दिल्ली में ही है, ये भी याद रखिए। फिर WHO की स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, और WHO का मुख्यालय जो है, WHO का मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड जिनेवा शहर में है। और WHO के वर्तमान महानिदेशक की बात करें तो टेड्रोस एडानोम जो है,
ये वर्तमान निदेशक हैं WHO के। ये आप फोटो देख सकते हैं, ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका टीकाकरण राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है। इनमें से कौन सा टीकाकरण है जो राष्ट्रीय टीकाकरण में शामिल है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए जो है, विटामिन ए का जो टीकाकरण है ये राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में कम से कम कितने दिन तक भोजन देना चाहिए। इसके अंतर्गत एक वर्ष में कम से कम कितने दिन तक भोजन देना चाहिए, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 200 दिन तक मध्याह्न भोजन में भोजन देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया गया है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का घटक है, यानी कि इनमें से कौन सा घटक है जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का घटक है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है रक्त संरक्षण, ऑप्शन बी है विश्व स्वास्थ्य संगठन से मदद, ऑप्शन सी है एजेंसियों से मदद या एजेंसियों के मदद, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इनमें से जो है वो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के घटक हैं। और एड्स की बात करें तो एड्स एक जानलेवा बीमारी है। यह मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु, इसका जो वायरस होता है विषाणु HIV होता है, से संक्रमित होने के बाद होती है। HIV से संक्रमित होने के बाद शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो है कमजोर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया कि विद्यालय टिफिन से डैश डैश प्राप्त होना चाहिए, यानी विद्यालय में जो बच्चे टिफिन ले जाते हैं उससे कितना कैलोरी, प्रोटीन और ऊर्जा कितनी प्राप्त होनी चाहिए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, कैलोरी और प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता का 1/3 जो है इतना प्राप्त होना चाहिए उनके टिफिन से। ठीक है। विद्यालय के टिफिन में प्रोटीन और कैलोरी की जरूरत होती है। स्कूली बच्चों को संतुलित आहार लेना चाहिए ताकि उनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनका अधिगम भी बेहतर रहे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के वर्गीकरण के अनुसार पहली बार तीसरी तिमाही में डैश डैश से कम हीमोग्लोबिन स्तर वाली गर्भवती महिलाओं को अरक्ता यानी एनीमिया से पीड़ित माना जाता है। इनमें से ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है 11 GDL। फिर इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान हीमोग्लोबिन यानी HB का स्तर कम होने से एनीमिया हो सकता है। इससे माँ और बच्चे दोनों की सेहत को खतरा हो सकता है। आयरन और विटामिन B12 से भरपूर डाइट लें, यानी इसकी कमी ना हो पाए आपकी बॉडी में, तो इससे संबंधित आपको आयरन और विटामिन B12 से भरपूर डाइट लेना चाहिए, जिसमें आपको हरी पत्तेदार सब्जियां, मछली, पालक का साग, साबुत अनाज, बीन्स, मसूर की दाल, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ खाएंगे तो आपको HB की कमी नहीं होगी। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम NCDC के परजीवी रोगों के विभाग के लिए लागू किया गया है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम जो है या राष्ट्रीय कार्यक्रम NCDC के परजीवी रोगों के विभाग के लिए लागू किया गया है। गिनी की बात करते हैं। गिनी कृमि जो कार्यक्रम है तो GWEP एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका मकसद देश से गिनी कृमि रोग को खत्म करना है। इधर आप डायग्राम में देख सकते हैं इस प्रकार से जो गिनी कृमि जो रोग होता है ये होता है। फिर भारत ने 1983-84 में इस कार्यक्रम को शुरू किया था। इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए केंद्र और राज्यों को 50-50% जो है साझेदारी का अनुपात होता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार भारत में लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम आयु क्या है। इसमें आपके ये ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है 18 वर्ष। इसमें आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के मुताबिक लड़कियों की शादी करने की न्यूनतम आयु 18 साल है। हालांकि केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 के जरिए लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 21 साल रखने का प्रस्ताव रखा था। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM वर्ष 2005 में भारत में अधिनियमित किया गया, जिनका मुख्य लक्ष्य क्या है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को घटाना इसका राष्ट्रीय लक्ष्य था। इसमें आगे बात कर लेते हैं। NRHM की शुरुआत जो है 12 अप्रैल 2005 को हुई और NRHM का लक्ष्य ग्रामीण आबादी, खासतौर पर कमजोर समूहों को न्यायसंगत, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। ठीक है, ये NRHM का लोगो है। उसका क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 दिया गया, भारत हर वर्ष डैश डैश राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाता है, यानी भारत जो है हर वर्ष किस दिन राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाता है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 16 मार्च को भारत हर वर्ष प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाता है। फिर इसमें आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। साल 2024 में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की जो थीम थी
वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, ये इसकी थीम थी, इसको याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन दे सकता है। फिर 16 मार्च 1995 को देश में पोलियो के पहले टीके की पहली खुराक शुरू की गई थी। इसी वजह से जो देश में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है वो 16 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा को किसके लिए उत्तरदायी बनाया गया है, ये आपकी ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 1000 जनसंख्या पर आशा को उत्तरदायी इनके लिए बनाया गया है। ठीक है, आशा की फुल फॉर्म की बात करें ASHA का, तो एक्रेडिटेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इसका जो फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसे मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहते हैं और आशा भारत के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM का हिस्सा है। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 दिया गया है कि सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल के लिए WHO ने कितने वैश्विक ग्लोबल संकेत बनाए हैं, कितने ग्लोबल संकेत बनाए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, 12 जो है WHO ने ग्लोबल संकेत बनाए हैं सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल के लिए। इसमें आगे बात करते हैं, 12 वैश्विक संकेत हैं जो WHO द्वारा सभी के लिए स्वास्थ्य के लिए बनाए गए हैं। जो स्वास्थ्य के संकेतक हैं तो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला है जन्म के समय शिशु का वजन होना, फिर दूसरा है मोटापा, तीसरा है मधुमेह, चौथा है गठिया, फिर पांचवा है दमा, छठा है उच्च रक्तचाप, सातवां है कैंसर की घटना, आठवां है तीव्र दर्द और नौवां है मुख संबंधी स्वास्थ्य, 10वां है अवसाद और 11वां है चोट के कारण अस्पताल का दौरा और 12वां रखा गया है जल जनित बीमारियों या खाद्य जनित बीमारियों की रिपोर्ट। ये इसके 12 जो है संकेत बनाए गए हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 दिया गया है कि यूनिसेफ द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन सा कार्यक्रम बनाया गया है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोबी FFF जो है ये कार्यक्रम मातृ और शिशु देखभाल के लिए बनाया गया है यूनिसेफ के द्वारा। फिर इसमें आगे बात कर लेते हैं यूनिसेफ का, ये आप लोगो देख सकते हैं। गोबी FFF जो है यूनिसेफ 1987 में शुरू किया गया था। ठीक है, 1987 में गोबी FFF जो है 1987 में शुरू किया गया था और यह कार्यक्रम विकासशील देशों में बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन रक्षा को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया था। गोबी FF की फुल फॉर्म की बात करें तो जी का मतलब है ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओ का मतलब है ओरल रिहाइड्रेशन, बी का मतलब है ब्रेस्ट फीडिंग, फिर आई का मतलब है इम्यूनाइजेशन, फिर एफ का मतलब है फैमिली प्लानिंग, एफ का मतलब है सेकंड वाले एफ का मतलब है फूड सप्लीमेंट्स और थर्ड वाले एफ का मतलब है फीमेल एजुकेशन। ये इसका फुल फॉर्म हो गया। इनमें से किसी वर्ड को देख, इसमें से आपको पूरा दे के गोभी FFF दे के इसमें से किसी एक वर्ड का फुल डिटेल भी पूछ सकता है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसका क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 दिया गया है कि राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम NPCB का आरंभ किस वर्ष किया गया था, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 1976 में जो है राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम NPCB का जो आरंभ है वो किया गया था। राष्ट्रीय अंधता एवं दृश्य हानि नियंत्रण कार्यक्रम NPCB को वर्ष 1976 में 100% केंद्रीकृत कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। ये जो 100% और 50-50% है, इसको भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि अभी क्वेश्चन पूछ लेता है। क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि पूछा गया था कि इसमें केंद्र का कितनी हिस्सेदारी है, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो भी हम लाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ इसका इम्पोर्ट जो भी हम यहाँ बताते हैं तो उसको सारा चीज़ आपको नोट करना है या ध्यान रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट डाटा हम लेकर आते हैं और ये जिससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं वही फैक्ट और वही डाटा हम आपको बताते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 दिए गए कि निम्न में से कौन से तत्व की कमी के कारण टिटैनी रोग होता है। टिटैनी रोग जो होता है किस तत्व के कमी के कारण होता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, कैल्शियम की कमी के कारण टिटैनी रोग होता है और टिटैनी रोग कैल्शियम की कमी से होता है। इसे टिटैनी रोग को और क्या बोलते हैं तो हाइपोकैल्सीमिया भी कहा जाता है और टिटैनी में मांसपेशियों में अनैच्छिक संकुचन होता है। यह दर्दनाक ऐंठन और संवेदी गड़बड़ी का कारण बनता है। ये आप देख सकते हैं, ये इसके मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 21 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की कमी ग्वाइटर का कारण बनती है, यानी किस खाद्य पदार्थ की कमी के कारण ग्वाइटर घेंघा रोग जो होता है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर या घेंघा रोग होता है। घेंघा या ग्वाइटर जो रोग होता है किसकी वजह से होता है और दर्द क्यों होता है, तो आप देख सकते हैं इधर डायग्राम में फर्स्ट वाले में नॉर्मल थायराइड है और सेकंड वाले में जब आपकी थायराइड ग्रंथि जो है वो सूज जाती है तो इसकी वजह से दर्द होता है और इसी वजह से आपका जो गलसुआ जिसे बोलते हैं घेंघा, तो ये हो जाता है, गला यहाँ सूज जाता है। फिर प्रोटीन की कमी से बात करें तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर रोग होता है और यहाँ कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम की कमी से टिटैनी रोग होता है, भी हमने आपको बताया है।
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 रखा गया है कि शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक खाद्य होता है, इनमें से कौन सा खाद्य है जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। प्रोटीन युक्त जो खाद्य है यह शरीर के विकास में सर्वाधिक इसका योगदान होता है, प्रोटीन का। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 23 दिया गया है कि निम्न में से क्या मुख्य रूप से बाल्यावस्था की बीमारियों के लिए उत्तरदायी है। कौन सी इनमें से कौन सी बीमारी है जो बाल्यावस्था के लिए मुख्य रूप से दायी होती है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुपोषण जो है यह बाल्यावस्था की बीमारियों के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि संक्रमण जो है किसी भी एज में हो सकता है, दुर्घटना भी आपकी किसी भी एज में हो सकती है और पीड़क या भी आपको किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन कुपोषण जो है बाल्यावस्था में ही होती है। फिर कुपोषण के बारे में बात कर लेते हैं। कुपोषण भोजन की कमी या खराब आहार खाने से होता है। बच्चे को या तो अपर्याप्त बच्चे को या तो पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, अल्प पोषण जिसे बोलते हैं, या वे जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, अति पोषण जिसे बोलते हैं। तो कुपोषण की शिकायत हो जाती है बच्चों में। ये देखिए कुपोषित बच्चा है। कुपोषण में क्या है कि इस तरह पेट बाहर आ जाता है, बाकी बॉडी सारे पतले दुबले होते हैं, हाथ पैर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 24 दिया गया है कि शिशु में विटामिन डी का दैनिक सेवन कितना अनुशंसित है, यानी किसी बच्चे में, शिशु में जो होता है, छोटा बच्चा 1 साल से कम के जो एज के बच्चे होते हैं उनको शिशु बोलते हैं, तो इसमें कितना अनुशंसित है दैनिक सेवन में विटामिन डी का मात्रा इनको कितना होना चाहिए। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 400 IU। आईयू का मतलब क्या होता है कि इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है अंतरराष्ट्रीय इकाइयां, यानी इंटरनेशनल यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। फिर आगे देख लेते हैं। 1 साल से कम उम्र के शिशुओं को रोजाना 400 अंतरराष्ट्रीय इकाइयां IU विटामिन डी की जरूरत होती है। वहीं 1 साल से ज्यादा उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको रोजाना 600 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट की जरूरत पड़ती है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 25 दिए गए कि गर्भावस्था के दौरान, औसत गर्भावस्था के दौरान आयरन की कुल आवश्यकता कितनी होती है। एक महिला को औसत गर्भावस्था के दौरान आयरन की कुल कितनी आवश्यकता होती है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, 1000 मिलीग्राम जो है आयरन की आवश्यकता होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 26 दिया गया है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में एथलीट के खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए। लगभग कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए प्रशिक्षण के दौरान, जो एक एथलीट होता है यानी खिलाड़ी की बात की जा रही है, तो इनके खुराक में 60 से 65%, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, 60 से 65% खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तुरंत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट जो है प्रदान किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 27 है कि बेरी बेरी रोगी किसकी कमी का, यानी बेरी बेरी जो रोग होता है किसकी कमी से होता है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, और थायमिन इसका नाम है। फिर इसकी कमी से जो उत्पन्न कुपोषण जन्य रोग है यह बेरी-बेरी होता है। इसे बेरी-बेरी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आइटिस इंडेमिका इसका एक नाम है, हाइड्रॉप्स एस्थमेटिक्स इसका एक दूसरा नाम है, काके इसे बोलते हैं, बारबियर्स इसको नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये सारे नाम इसके जो है बेरी-बेरी के रखे गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 28 है, कोलेस्ट्रॉल एक डैश डैश है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है जो कि आपकी बॉडी में पाया जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड होता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का लिपिड होता है। ये आप इधर डायग्राम में देख सकते हैं। आपकी ब्लड सेल्स में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो यह नुकसानदायी है। हार्ट अटैक वगैरह का कारण यही बनता है। इधर ये देख सकते हैं येलो कलर का जो है, सबसे पहला जो डायग्राम है यहाँ आपको आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हैं ये दिख रही हैं। फिर सेकंड वाले में आपको ये कम दिख रहा है जो येलो कलर का है। थर्ड वाले में ये पूरा ब्लॉक करके रख दिया है। तो यही जो है कोलेस्ट्रॉल होता है। उसके बाद इसमें आगे देख लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक मोमी और वसा जैसा पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। यह लिपिड भी कहलाता है, यह लिपिड भी कहलाता है। और कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए जरूरी होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में होने से यह हृदय रोग का कारण बन सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है कि जंतु भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा क्या प्राप्त होता है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसमें उपरोक्त सभी, यानी कि जंतु भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों दोनों में खनिज लवण ये भी पाया जाता है, वसा ये भी पाया जाता है, प्रोटीन ये सभी जो है उपरोक्त सभी पाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। तो गंभीर तीव्र कुपोषण इनमें से क्या होता है, गंभीर तीव्र कुपोषण का लक्षण इनमें से क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, ऊंचाई जो है 7 स्कोर हो से के लिए और वजन जो हो तो गंभीर तीव्र कुपोषण के अंतर्गत यह आता है। ठीक है, यानी कि ऊंचाई के हिसाब से आपका वजन कम हो तो वो गंभीर कुपोषण के अंतर्गत आता है।
फिर इसमें आगे देख लेते हैं, एक गंभीर स्थिति है कि जिसमें बच्चे का वजन उसकी ऊंचाई के हिसाब से बहुत कम है। यह कुपोषण का सबसे खतरनाक रूप होता है। कुपोषण का सबसे खतरनाक यही रूप होता है। ये आप बच्चे को देख सकते हैं, हाइट इसकी ज़्यादा है, वजन काफ़ी कम होता है, तो ये गंभीर तीव्र कुपोषण का कारण होता है। तो ये आज आपके 30 क्वेश्चन हो गए। इसके पहले कल वाली क्लास में क्लास जो 8 थी उसमें हमने आपको 25 क्वेश्चन करवाए थे, तो टोटल 45 क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार से डेली हम आपको एक-एक क्लास कराते हैं, जिसमें किसी दिन 30 क्वेश्चन और किसी दिन 25 क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो जिन माताओं एवं बहनों को क्लास पसंद आई वो लोग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही डेली क्लासेस आपको समय पर मिलती रहें। और इन क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप लोग ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, जिन लोग को पीडीएफ से पढ़ना हो तो। आप सभी से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।